हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रोहिताश। आज हम देखेंगे डायरेक्टिव क्या होते हैं। बेसिकली डॉम पर अगर हमें कोई मैनिपुलेशन करना है तो वो डायरेक्टिव के थ्रू करते हैं। मैनिपुलेशन इन द सेंस लाइक हमें किसी डिव का कलर चेंज करना है या फॉन्ट साइज बढ़ाना है, like on the basis of the events like hover on blur on click और window resize window scroll। सो ये सब मैनिपुलेशन हम डायरेक्टिव के थ्रू करते हैं, जो मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है कंपोनेंट डायरेक्टिव, जिसको यूज़ करते हैं हम एट द रेट इनपुट एट द रेट आउटपुट के थ्रू। और फिर होता है स्टाइल डायरेक्टिव। स्टाइल डायरेक्टिव में आते हैं आपके, जैसे कि आप यूज़ करते हो एन जी स्टाइल, एन जी क्लास और एन जी मॉडल। और स्ट्रक्चर डायरेक्टिव में मोस्ट पॉपुलर जो डायरेक्टिव हैं जैसे कि एन जी स्विच, एन जी फोर। सो इनको हम यूज़ करते हैं। ये बिल्ट इन डायरेक्टिव है। अगर हमें कोई अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग कस्टम डायरेक्टिव करना है तो वो कैसे क्रिएट करते हैं, आइए वो देखते हैं। डायरेक्टिव क्रिएट करने के लिए एंगुलर सी एल आई की मैं कमांड का यूज़ करूँगा, एन जी जी फोर जनरेट DIRECT डायरेक्टिव। अब मुझे अपना डायरेक्टिव फोल्डर के अंदर क्रिएट करना है। तो ये जो फोल्डर है इसके अंदर मुझे क्रिएट करने के लिए यहाँ पे उसका पाथ देना पड़ेगा। डायरेक्टिव स्लैश मैं डायरेक्टिव का नाम दूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा तो मेरा डायरेक्टिव क्रिएट हो जाएगा। जब आप कमांड के थ्रू डायरेक्टिव क्रिएट करने हैं तो आपको मेक श्योर होना है कि आपका डायरेक्टिव आपके मॉड्यूल के अंदर डिक्लेरेशन में डिक्लेयर हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं अभी ऐप मॉड्यूल के अंदर आपको दिखाऊंगा। शो एरर डायरेक्टिव मेरा डिक्लेरेशन के अंदर डिफाइन हो चुका है, तो इट मीन्स अब मैं इसको यूज कर सकता हूँ। अगर ये यहाँ पर डिफाइन नहीं है तो आप इसको यूज करेंगे तो आपको एरर आएगा। अभी हमारा बेसिक डायरेक्टिव रेडी है और इसका सिंटेक्स होता है एट द रेट डायरेक्टिव, और उसमें मेटा डेटा डिफाइन होता है, जैसे सेलेक्टर नेम डिफाइन है। तो डायरेक्टिव को यूज़ करने के लिए या डायरेक्टिव को क्रिएट करने के लिए बेसिकली मेनली दो चीज़ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। एक एलिमेंट रेफरेंस और रेंडर टू, मतलब जिस एलिमेंट पर आप डायरेक्टिव को यूज़ करो उसका रेफरेंस, और अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो उसके लिए रेंडर टू क्लास आती है, उसका हमें यूज़ करना पड़ता है। तो अब सबसे पहले मैं आपको इस लेवल का कलर ग्रीन चेंज करके दिखाता हूँ। अगर मैं और इस सेलेक्टर को मैं कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ, जहाँ भी मैं यूज़ करूँगा उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे एक पैरामीटर बनाना पड़ेगा, प्राइवेट EL एलिमेंट रेफरेंस। एलिमेंट रेफरेंस का मैंने एक पैरामीटर बना लिया EL। अब इसके थ्रू EL डॉट नेटिव एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू GREEN ग्रीन। तो मैंने सिंपल सा उसका कलर चेंज कर दिया। अगर मैं ब्राउज़र पे जाके चेक करूँगा तो उसका कलर ग्रीन हो गया। अब मुझे लास्ट नेम का भी कलर ग्रीन करना है, तो मुझे दोबारा कोड नहीं लिखना, सिंपल सा मुझे उस सेलेक्टर को जा करके लास्ट नेम वाले लेवल पे भी यूज़ कर लूँगा। तो इस तरीके से उसका भी कलर चेंज हो जाएगा। अब मुझे मेनली जो हमारा लॉजिक था कि जो इज वैलिड और इज इनवैलिड जो क्लास से हम रिएक्टिव फॉर्म में वैलिडेशन जो हैंडल कर रहे थे, एरर शो कर रहे हैं, और जब वैलिडेशन परफेक्ट है तो जो ग्रीन बॉर्डर जो यूज़ कर रहे हैं उसको डायरेक्टिव से हैंडल करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पर ना रिएक्टिव फॉर्म से डील कर रहे हैं, तो NG कंट्रोल क्लास का हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक और पैरामीटर बना लेता हूँ, रेंडर टू का। रेंडर टू जो कि मुझे मॉडिफिकेशंस के लिए नीड होगी। और फिर मैं यहाँ पे एक और पैरामीटर बना लेता हूँ NG कंट्रोल के लिए, क्योंकि मुझे रिएक्टिव फॉर्म के NG कंट्रोल्स की स्टेट और मेथड्स को मैनेज करना पड़ेगा। मैनेज का मतलब मुझे बेसिकली जो मेरा लॉजिक वहाँ पे हैंडल है, लेकिन जैसे कि जो लॉजिक मेरा यहाँ हैंडल है कि साइन अप फॉर्म डॉट कंट्रोल डॉट फर्स्ट नेम डॉट वैलिड है,
तो मैं इज वैलिड क्लास अप्लाई कर रहा हूँ, और इनवैलिड है तो इनवैलिड क्लास अप्लाई कर रहा हूँ। तो इस लॉजिक को अगर मुझे डायरेक्टिव के अंदर हैंडल करना है तो उसके लिए मुझे ng कंट्रोल क्लास का एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको ग्रीन कलर वाले को बंद कर देता हूँ। अब मैं सिंपल सा एक डेकोरेटर बनाऊंगा, होस्ट लिसनर, और मैं ब्लर पर इस चीज़ को हैंडल करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर डिफाइन करूँगा ब्लर ऑन ब्लर। अब मुझे आगे का लॉजिक लिखने के लिए सबसे पहले ये चेक करना होगा कि मेरा जो ng कंट्रोल्स हैं वो यहाँ मुझे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। अगर मिल रहे हैं तो बस मैं उसको सिंपल सा कंसोल करा करके उसकी कोई भी प्रॉपर्टी चेक करके और कोई भी लॉजिक लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या करा, अभी उसको कंसोल करा दिया। फ़िलहाल के लिए यहाँ से लेबल से मैं ये जो सिलेक्टर वो हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे बेसिकली इनपुट के लिए लिखना है। तो मैं जा करके इनपुट पर इसको यूज़ कर लूँगा। और अगर ब्राउज़र में जाऊँगा, मैं यहाँ ब्लर करूँगा फर्स्ट नेम पर, तो मुझे कंट्रोल्स मिल रहे हैं। जो कंट्रोल्स मिल रहे हैं, जिस कंट्रोल्स पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वो कंट्रोल अगर मुझे मिल रहा है, तो आप यहाँ इसमें से कोई भी प्रॉपर्टी देख करके इस पर कुछ भी अप्लाई कर सकते हो। तो अब लेट्स सपोज मुझे बेसिकली क्या अप्लाई करना है कि अगर जो फर्स्ट नेम है अगर वैलिड है तो मुझे इस वैलिड क्लास अप्लाई करनी है। तो बस सिंपल सा मुझे यहाँ लॉजिक लिखना है, इफ़ दिस डॉट ng कंट्रोल डॉट वैलिड, ठीक है। एंड दूसरा लॉजिक मैं अगर डायरेक्ट उस पर अप्लाई नहीं कर रहा, मैं ये भी लिखूंगा दिस डॉट ng कंट्रोल डॉट कंट्रोल्स डॉट टच, या तो वो टच है या डर्टी है, इन दोनों पे मैं लॉजिक लिखूंगा। या डर्टी है तो मुझे क्या करना है, दिस डॉट रेंडर टू डॉट एड क्लास। मेरा वैलिड है, जो फॉर्म कंट्रोल मेरा वैलिड है, जो मैं वैल्यू डाली है जिस फॉर्म कंट्रोल में, लाइक फर्स्ट नेम हो जो भी हो, जिस पे भी मेरा एलिमेंट यूज़ हो रहा होगा उसका रेफरेंस गेट हो रहा होगा जो मैंने डाली है, अगर वो वैलिड है और अगर वो डर्टी है और टच्ड है, तो मैंने क्या करना है, बस उस इज वैलिड क्लास को ऐड कर देना है। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा इज वैलिड क्लास और यहाँ पे इसको ऐड कर दूंगा। बट इसका सिंटेक्स है, इसमें उसका रेफरेंस भी पास करना पड़ेगा। तो दिस डॉट el डॉट नेटिव एलिमेंट कोमा दिस वन। अब इससे क्या होगा, वो क्लास ऐड हो गई। अब साथ की साथ हमें इनवैलिड क्लास भी तो रिमूव करनी है, अदरवाइज वो हमेशा वैलिड क्लास ऐड करेगा और उसमें अगर ऑलरेडी पहले से इनवैलिड क्लास ऐडेड है तो वो रहेगी। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, रिमूव इनवैलिड क्लास, ठीक है। ये हो गया एक लॉजिक मेरा। अगर मेरा जो फॉर्म कंट्रोल है वो इनवैलिड है, टच्ड है, डर्टी है, तो सबसे पहले मुझे रिमूव करना है वैलिड क्लास को। तो मैं यहाँ से वैलिड क्लास रिमूव कर दूंगा और मुझे ऐड करना है इनवैलिड क्लास। तो जी मैंने इनवैलिड क्लास ऐड कर दी। अब मैं सेलेक्टर जा करके सबसे पहले फर्स्ट नेम पे यूज़ करता हूँ। तो फर्स्ट नेम पे मैंने ऑलरेडी यूज़ कर रखा है। अब ब्राउज़र पे जाके चेक करते हैं कि जो मुझे डिज़ायर रिजल्ट चाहिए था वो है कि नहीं। तो अभी मैंने क्या किया, अभी ना मेरा दोनों यूज़ हो रहा है। ये मेरा मैंने ये रिमूव ही नहीं किया है जो मैंने मैनुअली लिख रखा था, अभी मैंने वो रिमूव कर दिया। आप चेक करते हैं तो लोड होने पर कुछ भी नहीं आ रहा। जैसे ही मैं इस पर ब्लर करूँगा तो एरर आ गया। अगर मैं इसमें कुछ डाल देता हूँ, इनपुट प्रेस कर देता हूँ और फिर ब्लर करता हूँ तो देखो लुक्स गुड आ गया। तो मेरा परफेक्टली ये लॉजिक चल रहा है। तो अब ये मेरा कस्टम डायरेक्टिव क्रिएट हो गया। अब मुझे बार बार ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑल ओवर द प्रोजेक्ट में इसको यूज़ कर सकता हूँ। और अगर कुछ मुझे कोई अदर क्लास ऐड करनी है तो
ईज़िली मैं फॉर्म कंट्रोल्स के बेस पे ना उसमें वो हैंडल कर सकता हूँ। तो ये एक तरीके से रियल टाइम सिनेरियो को लेकर के मैंने आपको डायरेक्टिव क्रिएट करके दिखाया है। तो इ इसमें बेसिकली इसमें रेड क्लास क्यों शो हो रही है? क्योंकि मैंने पहले से ही वो ऐड कर रखी है। तो इसको पहले रिमूव कर देते। जैसे फ़ोन पर इज़ वैलिड क्लास ऐड है और ईमेल पर इज़ वैलिड इनवैलिड क्लास ऐड है और यहाँ पे भी ऐड है। ये हटा देते हैं, उसके बाद देखो लॉजिक चेक करेंगे तो परफेक्टली काम करेगा। देखो लोड होने पर कोई भी एरर नहीं आ रहा है और जैसे ही ब्लर करेंगे तो देखो एरर आ गया। अब मैं इसमें सब में वैल्यू डालते जाता हूँ तो सब में लुक्स कोड आता जाएगा।